नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री कंवर पाल। शिक्षा विभाग जो है एक ऐसी जिम्मेदारी वाला विभाग है जिस पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं और जिसको निभाना भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1 फरवरी से बच्चों के ऑलमोस्ट बच्चे अब कह लें अगर 6वीं से खुल रहे हैं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है, तो स्कूल खुल रहे हैं तो उस पर सरकार की क्या योजना है, क्योंकि उस पर भी सवाल उठते रहे। तो सबसे पहले हम कंवरपाल जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत कंवरपाल जी आपका पीटीसी न्यूज़ में। धन्यवाद जी। पहले तो ये बताइए, अब 6वीं से आप स्कूल खोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं इसको लेके, तो पहले तो आप पूरा प्लान बताइए सरकार का कि 6वीं से लेकर 8वीं तक आप जो स्कूल खोल रहे हैं उसको लेकर क्या है, परीक्षाएं किस तरह से होंगी, सारा बताइए एक बार। जैसे जैसे अभी कोरोना से प्रभावित जो पेशेंट हैं उनमें बहुत कमी आई है और जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 98% तक पहुंच गया। जी जी। और सौभाग्य से वैक्सीन भी आएगी तो उसका प्रयोग, तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों में जो घबराहट थी ना जी पहले, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। नहीं, समाप्त के आसपास मान लो, तो कम नहीं, अब वो घबराहट नहीं है। तो जहाँ जो स्कूल हमने शुरू किए थे 9th से 12th तक, उनमें बच्चे काफ़ी अच्छी संख्या में आने लग गए हैं। नॉर्मल होने लगा है। हाँ, नॉर्मल होने लगा। तो इसीलिए अब हमने निर्णय लिया कि 6वीं से लेकर 8वीं तक भी हम शुरू कर दें। तो उसका हमने 1 फरवरी से निर्णय लिया, 1 फरवरी से हम उनको शुरू कर देंगे। लेकिन जो नियम है वो उसी प्रकार से लागू रहेंगे, मतलब चाहे वो जैसे कि सोशल 50% डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे वो भी लागू करेंगे वैसे ही, चाहे मास्क की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, जो भी उसमें थे जिस प्रकार पहले थे उसको उसी प्रकार से मतलब वही करके 50% के अटेंडेंस और ये सब बिल्कुल सब वो कुछ सब वैसा का ही। सब हम उसी प्रकार से रखेंगे। और उसके बाद फिर हम जो छोटी क्लास है 1ली से लेके 5वीं तक, उस पर भी हम जल्दी ही उस पर भी विचार करेंगे। तो और हमने एक विचार किया कि बच्चों का जो टेस्ट है वो हम विचार कर रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट में हम लेंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा डिले कर रहे हैं आप। हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम बच्चों को मिल जाए ताकि उनका कोर्स पूरा किया जा सके। पिछली बार भी जब आपने कहा कि पूरे नियम कानूनों की पालना के साथ स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद भी इतने सारे बच्चे जो हैं, स्कूल टीचर्स पॉजिटिव आ गए और जिसको लेके काफ़ी बातें भी हुई, सरकार पर भी सवाल उठे कि इस तरह से जल्दीबाजी करके खोलने की क्या ज़रूरत थी। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो बच्चे पॉजिटिव मिले ना जी, वो इतनी बड़ी संख्या नहीं है, 177 बच्चे मिले और जो संख्या वो लाखों की है बच्चों की, तो मिले। लेकिन हमने उसकी चिंता की। अब वो सारे नियम हमने फॉलो किए थे, ऐसा था कोई नियम फॉलो नहीं किया। किसी बच्चे को टेम्परेचर था ही नहीं, लेकिन जब रैंडमली चेकअप किया तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए बच्चे। तो लेकिन हमने तुरंत निर्णय लिया, हमने ये नहीं कहा कि हमने फैसला ले लिया हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हमने पहले भी ये कहा था कि अगर ज़रूरत होगी तो उसमें एकदम परिवर्तन करेंगे, पर लेकिन इसीलिए हम लगातार इंतजार करते रहेंगे भाई कब शुरू करें स्कूल, क्योंकि उनकी चिंता करना भी हमारा दायित्व है। आपने कहा कि एग्जाम्स डिले कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्स डिले करना ही कि क्या एकमात्र सॉल्यूशन है? किस तरह से कवर करेंगे? देखिए, वैसे तो हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन देने का जो काम रहा वो हमारा काफ़ी अच्छा रहा। पूरे देश में जो 4-5 स्टेट अच्छे हैं उनमें से हमारा भी एक नंबर है। हमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मानता कि जो हमारा प्रयास है उसको आप ये मान लो कि जो रेगुलर स्कूल लगते थे उसका कोई 100% हमने कर दिया। वो 100% तो हो नहीं सकता। बहुत से बच्चे ऐसे गरीब भी हैं जिनके पास साधन नहीं है इस प्रकार के, और उसी को देखते हमने अपनी निर्णय लिया कि हम टैबलेट देंगे बच्चों को। तो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको हम दे रहे हैं लगभग टैबलेट दे रहे हैं। तो अच्छा, 8,06,000 टैबलेट हम बच्चों को दे रहे हैं। कब कब ये होगा? तो जल्दी हम देने वाले हैं अभी। अच्छा। हम टेंडर होने वाला है अभी और उनको देंगे, बच्चों को देंगे। और उसमें हमने काफ़ी अच्छा वो दिया कि जो 8वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं उनको 8 इंच के स्क्रीन वाला टैबलेट देंगे और जो 11वीं और 12वीं है उनको 10 इंच वाला टैबलेट देंगे। तो उससे काफ़ी लाभ रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो ये मुश्किल हमारे सामने आई थी ना जी, मुझे लगता है कि ये हमारी उपलब्धि में बदल जाएगी ऐसा ऐसा कि हम इसका लाभ आने वाले टाइम में भी इसका उठाएंगे हम लाभ। जो ऑनलाइन एजुकेशन है इससे हम लाभ उठाएंगे आने वाले टाइम में भी। उस टाइम तो हमने मजबूरी में सारा कुछ करना पड़ा, लेकिन अब मजबूरी में नहीं, अब हम इसके फ़ायदे के लिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो वो हम रखेंगे, मैं मानता हूँ इस बात का। लेकिन ये तो मजबूरी थी, पूरे दुनिया के सामने मजबूरी थी, हमारे देश के सामने मजबूरी थी, हमारे स्टेट के सामने मजबूरी थी, उसमें ही सब कुछ करना पड़ा। जी जी जी। जो निजी स्कूल एसोसिएशन जो हैं, कुलभूषण शर्मा जो हैं, वो जो लगातार स्कूलों के हक में आवाज़ उठाते रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर बाकायदा, जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चों का स्कूल जो है वो बाद में खुलेगा, वो प्रेस वार्ता कर उन्होंने बाकायदा डिमांड की कि सरकार को निजी स्कूलों का जो आर्थिक पक्ष है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है
और सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं मिल रही है, चाहे वो बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग के खर्चे की बात हो या दूसरे जो खर्चे हैं, बस सुविधाओं के खर्चे, तमाम खर्चों पर उन्होंने सरकार से कई बार मदद की गुजारिश की है लेकिन उन्हें मिली नहीं है। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी। अच्छा, तो हम जितने टाइम तक स्कूल बंद रहे तो कोशिश करके उतने टाइम तक ही माफ कर। मतलब ये इशू जो है वो भी जल्द सॉल्व हो रहा है आपके हाँ, मुताबिक? उसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रदेश सरकार की शिक्षा प्रणाली या कह सकते हैं कि सुशिक्षा का जो दावा था उस पर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान विपक्ष का ये आरोप है कि ऑनलाइन, जैसे आपने कहा कि हमारी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली देश की सबसे बेहतरीन प्रणालियों में से एक रही, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को उतना सुव्यवस्थित नहीं किया गया जिसकी वजह से अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी और स्कूल प्रबंधन तमाम सबको दिक्कतें हुई हैं। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट था सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। क्या जवाब? नहीं, अब उनका आरोप है तो अब जवाब उनका दीजिए। ठीक है, देखिए विपक्ष तो आरोप लगे, लेकिन जितना अच्छा मारा रहा है दूसरों के मुकाबले में, और कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि जो 4-5 स्टेट हैं जी, उनमें हम भी हैं जिनका अच्छा है, जो सर्वे किया गया, जो केंद्र सरकार ने सर्वे करवाया, उन जो 4-5 स्टेट जिन्होंने अच्छा काम किया उनमें से हमारा भी एक है। और जहाँ हमारा रिजल्ट भी है, वो हमारा रिजल्ट भी 10% बढ़ के है, मतलब 9.5% के करीब अच्छा रिजल्ट हमारा आया है। और अभी जो सुपर 100 का है उसमें भी हमारा प्रयास रहा, और IIT में हमारे 25 बच्चे आए अच्छा, उसमें, जबकि दिल्ली का 1 बच्चा आया अच्छा, सरकारी स्कूलों का। तो इसमें हमारी काफ़ी अच्छी उपलब्धि है और अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको ये नहीं मान रहा कि जो रेगुलर क्लासें लगती हैं उसका 100 का 100 हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस प्रकार की दिक्कत थी उसमें हमने अच्छा प्राप्त किया। अच्छा। जो सुदूर इलाके हैं, हमने पहले भी इस बारे में बात की हुई, जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो प्राथमिक स्कूल वगैरह हैं, वहाँ की इमारतें, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। महेंद्रगढ़ इलाके की हम बात करें या रेवाड़ी के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की बात करें, नूह के इलाकों की बात करें, तो वहाँ से ऐसी अक्सर खबरें आती रहती। मैं मान रही हूँ कि ये जो पिछला साल रहा वो सबके लिए मुश्किल भरा रहा, लेकिन अब उन चीज़ों को संभालने का वक्त आ गया है। तो जहाँ पर ऐसी बेसिक सुविधाओं की अभी भी कमी है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दूसरी बात, जहाँ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पहुँच ही नहीं पाई ड्यू टू कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, तो वहाँ किस तरह से आप टैकल करेंगे और किस तरह से उन चीज़ों को वापस पटरी पर लाएंगे? क्या सोचा है आपने? देखिए, एक तो कम्युनिकेशन की जो बात है ना, हरियाणा में बहुत ही कम जगह हुई है ऐसी जहाँ लेकिन है सर, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत कम है। दूसरा, सुदूर जहाँ तक ग्रामीण इलाकों बिल्डिंग, में है। हाँ, जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, कुल मिला के पूरे देश में जो अच्छी बिल्डिंग है वो हरियाणा में है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने निर्णय लिया, मैंने अभी मीटिंग ली थी और उसमें मैंने कहा है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, अगर कहीं किसी बिल्डिंग की कमी है या बिल्डिंग बहुत पुरानी है है ऐसी या जर्जर कहीं अवस्था। कुछ जैसे कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम है, छतें खराब हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। या कहीं शौचालय नहीं है, या कहीं चारदीवारी नहीं है, या कहीं रास्ता नहीं है, या एक ही कमरे में कई ऐसी क्लासें चलती जो हैं। मूलभूत जरूरत है उसको लिखित में हमारे पास भेज दो। तो हमने सारे डीओज को लिखा है और वो सारी की सारी आनी चाहिए। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है कि जल्दी हम इस सबका समाधान करेंगे। कहीं भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकता है वो जल्दी से हम पूरी करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं सर, क्योंकि ब्रेक के बाद जो दूसरे मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर भी थोड़ी सी बात होनी बनती है। इधर बीच प्रदेश में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पर भी एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते जवाबदेही उनकी बनती है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल जो हमारे मन में थे, जो जनता का संदेह था, उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवर पाल। बतौर शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग से जुड़े जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, वो उन्होंने क्लियर किए, सरकार का उन्होंने पक्ष रखा। अब हम कुछ सवाल बतौर कैबिनेट मंत्री उनसे करेंगे, चूंकि प्रदेश सरकार का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कंवर पाल जी, आप पिछले दिनों जो भी हुआ या फिर पूरे देश में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी दिखा, अभी किसान आंदोलन को ही ले लेते हैं, उसके बाद एक और मुद्दा है उस पर भी हम बात करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार पर अव्यवस्था, कुप्रशासन, इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं, इसका आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, जिस प्रकार से सारा माहौल था और कुछ लोगों ने जिस प्रकार से किसानों को भड़काने का काम किया, गुमराह करने का काम किसने किया, भड़काया, वही तो जानना चाहते हैं हम, किसने भड़काया?
कोई कह रहा है, ये- मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी पर बोल रही है, भुगत नहीं। बीच में किसान देखिए, है। मैं नहीं मानता कि ये पार्टियों का मामला था। अच्छा। वास्तविकता में क्या था, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और मैं मानता हूँ कि जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल क्यों है चाइना का? क्योंकि मान लीजिए कहीं किसी का कत्ल हो जाएगा, और जब आप उसकी पड़ताल करने के लिए जाएगा कोई अधिकारी, तो वो पूछेगा कि भाई किसके साथ दुश्मनी है आपकी, और अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर इस कत्ल का लाभ किसको है, तो ये पूछेगा। और उसके आधार पे ही वो निर्णय करेगा कि ये कहाँ से आया, उसकी तफ्सीस वो जारी करेगा। अगर इस आंदोलन को भी आप देखो ना, इस आंदोलन में किसका लाभ हो रहा है? अगर दुश्मनी की दृष्टि से देखो तो चाइना है रोजाना का मारा, और अगर आप नुकसान की दृष्टि से देखो तो उसको नुकसान, क्योंकि कोरोना काल में ना जी एक इस प्रकार का माहौल बना पूरी दुनिया में कि जो व्यवहार चाइना का रहा, उस व्यवहार को देखते दुनिया का माहौल ये बना कि अब इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आएगी, और वहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका रुचि जो थी हिंदुस्तान की तरफ थी। तो ऐसे में चाइना को लगा कि अगर हम अव्यवस्था फैला देंगे, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने में हम सफल हो जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं जाएगी। और उसका ही परिणाम है कि कुछ ऐसे लोग उन्होंने पंजाब में जो उनके अपने आदमी थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो इसको लीड करने वाले आंदोलन को है ना, वो कोई ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे लीडर हैं, वो अच्छे खासे कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे खासे लीडर हैं। और उन्होंने इस सारे मामले को जिस प्रकार से टैकल किया, जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया, और किसान को जो किसान के हित के बिल थे, जो किसान के पक्ष के बिल थे, और जिस प्रकार से उसने कहा कि कोरोना काल में आ गए, किस में आ गए, इसको इन बिलों को बनने में 19 साल लगे। 2001 में इन पे कार्रवाई शुरू हुई थी, और जो 100% किसान के हित में थे, उन्होंने बहकाने का काम किया है कि किसान की जमीन पे कब्जा कर लेंगे, किसान को कंगाल कर देंगे, किसान को बर्बाद कर देंगे, गरीब आदमी को भूखा मार देंगे। इस प्रकार का प्रचार करके उन्होंने अपना जो था उसको शुरू किया, और उन्होंने किसानों को गुमराह करने का काम किया। और अभी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपने देख लिया जिस प्रकार से व्यवहार, आज तो सारे जनता के सामने सारा कुछ आ गया। और इस आंदोलन को सफल करने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या किया कि किसान का इस्तेमाल किया। किसान का बड़ा भारी सम्मान है हिंदुस्तान में, किसान का और जवान का बड़ा भारी सम्मान है। तो इसलिए जो उनका देश के खिलाफ इरादा था, उसके लिए उसने किसान का उपयोग किया और तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया कि तिरंगा झंडा लेके चलेंगे। और अभी उस तिरंगे झंडे का भी किसान का आपने देख लिया कि जब सरकार के साथ बात होगी और सरकार ने निश्चित कर दिया कि ठीक है ये रूट है, इस पे आप अपनी तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं, आप अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और यात्रा भी निकाल सकते हैं, 26 जनवरी मना सकते हैं, तो बजाय उसको ठीक तरीके से लेके जाने के लिए वो लीडर वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। और वो सारा का सारा जिस प्रकार से सारा दिल्ली में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, तो वो सारा का सारा क्योंकि इन लोगों का पहले से इरादा था, जो लीडरशिप थी इनकी कानून व्यवस्था को खराब करने का था। और मैंने कई बार यहाँ कहा भी कि ये इसको खराब करने के लिए, क्योंकि इनकी इच्छा ये थी कि किसी भी तरीके से सरकार को इतना मजबूर किया जाए कि सरकार बल प्रयोग करे, और वो बल प्रयोग करने के बाद फिर उसका लाभ उठाए के पंजाब के हालात वैसे ही खराब किए जाएं जैसे पहले किए। और उसका वही परिणाम है कि अगर लाल किले पे जाके जिस प्रकार का सारा व्यवहार किया गया, तो वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, अब मैं एकदम फिर से पीछे से आती हूँ। सीएम की तरफ से एक बार नहीं बार बार कहा गया कि यहाँ जो ये कर रही हैं हम हरियाणा के किसान तो है ही नहीं, जबकि उसी के जवाब में बार बार किसानों की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी कर कहा जाता है कि हमारे पास ये आधार कार्ड है जी हमारा, मतलब इस तरह के बयानबाजी से माहौल खराब क्या नहीं हुआ? कि संख्या की दृष्टि इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? जब- और वो भी एक जिम्मेदार मतलब जो जब माननीय मुख्यमंत्री हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया तब हरियाणा के लोग बहुत कम थे, यानी कि नहीं, लेकिन कुल थे ना, मिला के लेकिन हाँ ये नहीं क्यों? थे, हाँ। कुल मिला के उस टाइम लगभग 4000 के आसपास संख्या थी हरियाणा की उस टाइम, जिस टाइम का ये बयान आपने मुझे बताया उस जी, टाइम बहुत मैं कम इसलिए संख्या कहा कि मैं पीछे चलती हूँ। मुख्य रूप से पंजाब के लोग थे उसमें, मुख्य रूप से पंजाब के लोग थे, हमारे लोग कम थे। लेकिन अब जो था, अब हमारे लोग भी इसमें काफी आ गए हैं, अब तो काफी जुड़ गए थे। और मैं समझता हूँ कि 15-20 हजार तक लोग हमारे भी पहुंच गए थे। लेकिन मुख्य रूप से जो आंदोलन था वो पंजाब की तरफ से था। और मेरा मानना ये है कि ये आंदोलन जो था ना, इसका कोई अर्थ नहीं था। देखिए, आपने ही सरकार चुनी और उस आपकी चुनी सरकार ने ही वो कानून बनाया, तो या तो आप उसकी बात मान लो, और अगर आप उसकी नहीं बात मानते, आपको लगता है गलत है, तो फिर आप कोर्ट की बात मान लो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसान जब ये कह रहे हैं कि हम इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से समझाने में कमी है, तभी तो वो समझ नहीं पा रहे। अगर आपके तीनों बिल सही हैं और आप जैसे कह रहे हैं कि इससे किसान को फायदा होगा, तो फिर जनता तक या किसानों तक बात
पहुंच क्यों नहीं रही है? यानी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी है, जिसका खामियाजा ये जो दिल्ली में हुआ उससे भुगतना पड़ा। तो कई बार ना जी, आदमी जानबूझ के, उसको पता तो होता है लेकिन मानता नहीं। एक कहावत है ना गाँव में, भी सोते को तो आप जगा सकते हैं लेकिन जो जाग रहा है उसको कैसे जगाएं। तो एक तो ये कारण भी है जी। और एक दूसरा है जो सुधार होते हैं ना जी, तो कई बार जो बहकाने वाले लोग हैं वो मास्टर होते हैं। एक जो आपस में शांति सद्भावना था वो सफर किया, और वो भी एक इतने बड़े दिन जो हुआ। देखिए, जो लोग अशांति फैलाना चाह रहे थे ना जी, और जो इस प्रकार की हालत खराब कर रहे थे, ये सरकार की सूझबूझ है। अब जो इरादे थे वो सारे का सारा जो नकाब है वो उतर गया, और मैं समझता हूँ कि आज देश की जनता समझ गई कि वो लोग किस उद्देश्य से करना चाहते थे। वो देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, और वो दोबारा से ये चाहते हैं कि पंजाब में जिस प्रकार की व्यवस्था पहले थी उस प्रकार की व्यवस्था लेके आए। जिस तरह से जहाँ पर अशांति हुई, क्या आपको लगता है वो किसान थे या उस ग्रुप में कोई दंगाई या कोई असामाजिक तत्व घुस गए? ऐसा कोई हमारे पास ये नहीं है कि मैं कोई भी आदमी वो खेती भी कर सकता है, उसके बावजूद भी गड़बड़ कर सकता है। पर मेरा मानना एक है कि ऐसा करने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं और नुकसान बहुत बड़े जी। उसको उठाना पड़ता है। अब मान लीजिए पंजाब में थोड़ी सी स्थिति खराब होती है तो खराब करने वाले थोड़े से लोग 1%, 2%, 1% लोग हैं, लेकिन नुकसान किसको है? 100 के 100% नहीं। आज अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो नुकसान किसको होगा? सारे पंजाब को होगा ना जी, सारे लोगों को होगा, हर जात बरादरी को होगा, जितने लोग हैं वहाँ सबको होगा। अगर कानून व्यवस्था खराब होगी और उसका नुकसान भी सारे के सारे को होगा, तो ये खराब करने वाले तो थोड़े से ही लोग हैं। 1% लगा लो, 2% लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं है ये लोग, लेकिन नुकसान ये सब कैसे का करते हैं। तो मेरा मानना है कि इनके खिलाफ अब सख्ताई के साथ पेश आना चाहिए। अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है, और इसी किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लगातार कुछ सरकार के समर्थक विधायक भी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो जो ये तस्वीरें आ रही हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार विधायक इस्तीफा देते जा रहे हैं, और खासतौर पर अभय चौटाला का इस्तीफा देना इसलिए मैं बताऊं क्योंकि अभय चौटाला ने खुद कहा था कि मेरे इस्तीफे से सरकार डर रही है कि मेरे इस्तीफे से कहीं ना कहीं दूसरे विधायक भी मोटिवेट होंगे और वो भी इस्तीफा देने लगेंगे और सरकार के गिरने का डर हो जाएगा। अच्छा, डरते तो थोड़ा टाइम लगाते हैं ना। अभय चौटाला के पहली इस्तीफे को बात तो कैसे मेरा देखते हैं? कहना ये है कि जिस समय अभय चौटाला जी ने निर्णय लिया था, हाँ। हो सकता है कि अभय चौटाला जी उस टाइम क्लियर ना हो, लेकिन अब जो देख लिया उन्होंने और इसके बाद भी अगर इस्तीफा दे रहे तो मैं सोचता हूँ कि अभय चौटाला को अपने वो तो किसानों के हक में इस्तीफा दे। नहीं, किसानों का हक कहाँ है? किसानों का कहाँ है? अब तो उनके हक में दे के दे रहे ना, जो उनसे वहाँ झंडा उतारने जा लिए थे, जिन्होंने लाल किले पे जाके जो उड़दंग मचाया, उनके पक्ष में दे रहे। कैसे देख रहे हैं अब तो इस्तीफा देना उनके पक्ष में दे रहे। अगर आज अभय चौटाला इस्तीफा दे रहे तो आज किसानों के हक में नहीं दे रहे, उन दंगाइयों के पक्ष में चले गए अभय चौटाला जो वहां कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। उनके लिए आज पुनर्विचार करना चाहिए था अभय चौटाला को, क्योंकि आज पिक्चर जो है क्लियर हो चुकी है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज पिक्चर क्लियर होगी, आज साफ दिख गया कि वो किसान नहीं है, वो व्यवस्था खराब करने वाले, कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोग हैं, किसान नहीं है। किसानों को तो केवल बकाया के ले आ गया वहाँ, और आहिस्ता आहिस्ता किसान समझ रहा है इस बात को, और अब किसान इसके साथ नहीं चलेगा। चलिए आगे, आप अब किसान आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसान समझेगा, और मेरा मानना देखिए एक बात है कि कोई चीज़ कानून लेके आए, जो पार्लियामेंट है वो कहीं से आई नहीं, आप नहीं बनाई। इस देश के जो किसान मजदूर हैं उन्होंने पार्लियामेंट बनाई, चाहे प्रधानमंत्री बनाने की बात है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री बनाने की बात है, चाहे हम MLA बनाने की बात है, वो हम किसान की कृपा से बन के यहाँ बैठे। उन्होंने हमारे से कहा कि भाई आप कानून बनाओ, हमने उनके ही आदेश से कानून बनाया। और अगर उनको लगता है कि कानून में कुछ खामी है तो जो एक्सपर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोर्ट में गए तो कोर्ट की बात मान लो। फिर कोर्ट ने कमेटी गठित करी, वो कमेटी आप कह रहे थे कि वो एक पक्ष की कमेटी नहीं है, बिल्कुल भी। आप दुनिया की कहीं से आप रिसर्च कर लो, अगर वो हमारे कोई आदमी हो, वो लोग एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, और लंबे टाइम से वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। आप सुप्रीम कोर्ट में भी अगर शंका जाहिर करोगे, ऐतराज करोगे, फिर तो जुल्म ही हो जाएगा अगर लोग करेंगे। तो वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उस पर विश्वास कर लो। और यह दूसरा है कि भाई 2 साल के लिए इसको उपयोग करके देख लो, अगर कोई नुकसान होंगे तो उसके बाद आंदोलन हो सकता है। और चौथी बात यह है कि अगर नहीं भी है तो 3.5 साल में फिर चुनाव है, मालिक तो आप ही हैं, आप ही ने ये सरकार बनाई, आप ही अगली सरकार बनाओगे। आपको लगता है कि हानिकारक है तो सरकार बदल देंगे, क्या बात थी? आप है मालिक, तो हम तो आपने बिठाए यहाँ, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमको यहाँ बैठने थोड़े, हम तो पहले सड़क पर घूम रहे थे, सड़क पर तो उठाएगा आपने, हम यहाँ बिठा दिए। और अगर हम आपके हितों की रक्षा नहीं करते, उठाएगा दोबारा फिर हमने सड़क पर कर दो, इसमें क्या बात थी? मालिक तो आप हैं साहब।
तो निर्णय आपने लेना, लेकिन कानून व्यवस्था खराब करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी, और इतने बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री शिक्षा विभाग जिनके जिम्मे हैं कंवरपाल। तमाम पीटीसी न्यूज़ के सवालों के बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।